ایک साहिब कहते हैं, कल रात एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने जिंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। तकरीबन शाम के 7 बजे होंगे। मोबाइल की घंटी बजी। मैंने उठाया तो उधर से रोने की आवाज़ें आने लगी। मैंने चुप कराया और कहा कि भाभी जी, आखिर हुआ क्या है। उधर से आवाज़ आई कि आप कहाँ हैं और आप कितनी देर में आ सकते हैं। मैं भी डर गया और परेशानी के आलम में पूछा, भाई साहिब कहाँ हैं और माँ किधर हैं, वो कैसी हैं, आखिर हुआ क्या है। लेकिन उधर से सिर्फ एक ही रट लगी थी, फौरन आ जाएं। मैंने उन्हें मुतमिन करते हुए कहा, मैं सिर्फ 1 घंटे में आपके पास आ जाऊंगा। जैसे तैसे घबराहट के आलम में पहुंचा। देखा कि भाई साहिब जो हमारे जज दोस्त हैं वो सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी ने रोना चीखना चलाना शुरू कर दिया। 12 साल का बेटा और 9 साल की बेटी भी परेशान थी। उनके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। मैंने भाई साहिब से पूछा, आखिर हुआ क्या है। भाई साहिब ने मुझे कुछ भी जवाब ना दिया। फिर भाभी जी ने कहा कि ये देखे तलाक के कागजात, ये कोर्ट से तैयार करवा कर लाए हैं, ये मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैं हैरान रह गया और पूछा, ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, सब कुछ ठीक ठाक है। पहली नज़र में मुझे ऐसा लगा कि ये मजाक है, लेकिन बाद में मैंने बच्चों से पूछा, तुम्हारी दादी जान कहाँ हैं। बच्चों ने बताया कि पापा जान उन्हें ओल्ड एज होम में शिफ्ट करा आए हैं। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। इतने में मैंने नौकर से कहा, मुझे और भाई साहिब को चाय पिलाओ। भाई साहिब को मैंने चाय पिलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने चाय नहीं पी और मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकाला। कुछ देर के बाद मेरे भाई साहिब मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया और पिया। मैं अपनी 60 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले कर आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में माँ के लिए इतनी मुसीबतें हुई कि बीवी ने कसम खा ली मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती और ना ही मेरे बच्चे उनसे बात करते थे। रोज़ मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ बहुत ज़्यादा रोती थी। मैंने पूरी फैमिली को समझाने की बहुत कोशिश की, किसी ने भी माँ से सीधे मुंह तक बात ना की और अपना किस्सा सुनाने लगे। वो कहने लगे, जब मैं 2 साल का था तब मेरे अब्बू इंतकाल कर गए थे। माँ ने दूसरे घरों में काम करके मुझे पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूँ। लोग बताते हैं कि माँ दूसरे घर में काम करते वक्त भी मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को आज मैं ओल्ड एज होम छोड़ आया हूँ। मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके रो रहा हूँ जो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए उठाए थे। एक दफ़ा माँ को बहुत ज़बरदस्त बुखार था, उनका पूरा जिस्म गर्म और तप रहा था। मैंने कहा कि अम्मी जान आपको बुखार है। तब माँ हंसते हुए बोली कि बेटा, अभी मैं खाना बना कर आई हूँ, इसीलिए मेरा जिस्म गर्म है। उसके बाद वो कहने लगे, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सकते तो अपनी बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके जिस्म के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कर आए हैं जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। माँ इतनी बोझ है तो मैं सबको पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बगैर बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे। इसी वजह से मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ। सारी जायदाद मैं इन लोगों के हवाले करके ओल्ड एज होम शिफ्ट हो जाऊंगा। वहाँ कम से कम माँ तो साथ होगी। आज मैं इस मकाम पर पहुँचने के बाद भी इस कदर लाचार हूँ कि माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है, तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी, माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा रात हो गई। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा, उनका चेहरा पछतावे के जज्बात से बड़ा पड़ा था। मैंने ड्राइवर से कहा, जल्दी से गाड़ी निकालो, हम सारे माँ जी को लेने जाएंगे। हम सब लोग ओल्ड एज होम पहुँचे। रात काफ़ी हो चुकी थी। काफ़ी ज़्यादा गुजारिश करने के बाद गेट खुला। भाई साहिब ने गेट कीपर के पैर पकड़ लिए, बोले, मेरी माँ कहाँ है, मैं उसे लेने आया हूँ। चौकीदार ने पूछा, क्या करते हो साहिब। भाई साहिब ने कहा कि मैं एक जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा,
جہاں سارے ثبوت سامنے ہے، تب تو آپ اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کیا انصاف کرتے ہوں گے؟ اتنا کہہ کر وہ ہم لوگوں کو روک کر اندر چلا گیا۔ وہاں سے ایک عورت باہر آئی جو وہاں کا کام دیکھتی تھی۔ اس نے بڑے زریلے الفاظ میں کہا، آپ لوگ رات کے 2 بجے ماں جی کو لے جا کر کہیں مار دیں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے وارڈن سے کہا، بہن آپ یقین کریں، یہ لوگ بہت پچھتاوے میں جی رہے ہیں۔ آخر کار وہ مان گئی اور انہیں ماں کے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا جو نظارہ تھا اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ صرف ایک فوٹو تھی جس میں پوری فیملی تھی، وہ بھی ماں کے بغل میں، جیسے بچے کو سلا رکھا ہے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو ایسے لگا کہیں بات نہ کھل جائے، لیکن جب میں نے ان سے کہا کہ ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں تو پوری فیملی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ آس پاس کے کمروں میں اور بھی بزرگ تھے، سب لوگ جا کر باہر آ گئے، ان کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ کچھ دیر کے بعد واپس چلنے کی تیاری ہوئی، پورے آشرم کے لوگ باہر تک آئے۔ سب لوگ اس امید سے دیکھ رہے تھے شاید انہیں بھی کوئی لینے آئے۔ راستے بھر میں بچے اور بابی جی تو چپ چاپ رہے، مگر ماں اور بائی صاحب ایک دوسرے کو اپنے جذبات بیان کر رہے تھے اور پرانی باتوں کو بار بار دہرا رہے تھے۔ گھر آتے آتے ہمیں کافی ٹائم ہو گیا۔ بابی جی نے خوشی سے پوچھا کہ چابی کہاں ہے؟ وہ اپنے گھر کے اندر چلے گئے اور میں واپس اپنے گھر کو ہو لیا، لیکن راستے بھر وہ ساری باتیں اور نظارے آنکھوں میں گونجتے رہے۔ یارو، ماں صرف ماں ہے، اسے کمزور نہ پڑنے دیں۔ اگر وہ کسی وجہ سے کمزور پڑ گئی تو یقین جانیے ریڑھ کی ہڈی کمزور پڑ جائے گی۔ اگر ماں نہیں تو کچھ نہیں، ماں کی قدر کریں۔ اگر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو یہ قرض کئی سالوں تک رہے گا، یہ کبھی بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے، چاہو تو پا لو، چاہو تو گوا دو۔